अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं अबाबील यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बदर भी पाकिस्तान का दूसरा स्पेसक्राफ्ट और पहली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी जो कि 10 दिसंबर 2001 में पाकिस्तान की नेशनल स्पेस एजेंसी स्पार्को की तरफ से अर्थ ऑर्बिट में भेजी गई। आज की इस वीडियो में हम बदर बी सैटेलाइट के अर्थ ऑर्बिट में भेजने के मकासद, इसकी लॉन्च हिस्ट्री और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे रूस ने पाकिस्तान के साथ माजी के ख़राब ताल्लुकात के बावजूद पाकिस्तान को इस सैटेलाइट के लॉन्च करने में मदद की। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। बदर बी प्रोजेक्ट 1992 में स्पार्को की तरफ से शुरू किया गया और जबकि इससे पहले 1990 में बदर 1 सैटेलाइट भी कामयाबी से लॉन्च हुई थी। इस प्रोग्राम को साइंस मिनिस्ट्री ने फंड किया था, जबकि इस प्रोग्राम की कंस्ट्रक्शन इंस्ट्रूमेंटेशन लेबॉर्ट्रीज कराची में मुकम्मल की गई। इस सैटेलाइट के इंस्ट्रूमेंटेशन कंस्ट्रक्शन के लिए यूके की स्पेस इनोवेशन लिमिटेड ने भी 1993 को इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया। बदर बी सैटेलाइट बदर 1 सैटेलाइट से वेट और मास के लिहाज से बड़ी थी और इसके ज़्यादातर इक्विपमेंट पाकिस्तान की डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डेवलप किए गए थे और इस सैटेलाइट के लिए मिशन कंट्रोल सेंटर इस्लामाबाद में इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें कुछ सुपर कंप्यूटर्स और इसका सिस्टम स्पेस इनोवेशन लिमिटेड ने इंस्टॉल किया था। 1995 में पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट सिस्टम ने मिशन कंट्रोल सेंटर का एक कंप्यूटर सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया और जबकि कॉमसैट्स ने इस मिशन कंट्रोल सेंटर की लार्ज कंप्यूटर स्क्रीन इंस्टॉल की। बदर बी सैटेलाइट बेसिकली माइक्रो सैटेलाइट थी जिसका मास 70 kg था और इसके अंदर कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है जो ग्रेविटी ग्रेडियंट पर स्टडी करता है, मतलब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड पर स्टडी करता है। इसके अलावा ये सैटेलाइट अपर एटमॉस्फेयर और स्पेस के नज़दीक एरिया को एक्सप्लोर करता है, यानी ये एक रिसर्च सैटेलाइट थी। ये सैटेलाइट इसके अलावा CCD कैमराज, कॉम्पैक्ट डोजीमीटर, टेलीमेट्री सिस्टम, चार्ज डिटेक्टर और टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट से लैस थी। स्पार्को ने असल में इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए डेडलाइन 1994 में रखी थी, लेकिन सैटेलाइट अपग्रेडिंग की वजह से ये डेडलाइन गुजर गई और जब सैटेलाइट पूरी तरह से कंप्लीट हो गई तो फिर स्पार्को ने इसे 1995 या 1996 के शुरू में लॉन्च करने का प्लान किया, लेकिन 1997 के अपकमिंग इलेक्शन की वजह से इस प्रोग्राम को होल्ड पर रख दिया गया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास कोई सैटेलाइट लॉन्च सेंटर नहीं था कि जहां से सैटेलाइट लॉन्च किया जाता, जबकि कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि स्पार्को ने 1989 में जहलम के शहर के नज़दीक टिल्ला सैटेलाइट लॉन्च सेंटर तामीर किया था और इस सैटेलाइट लॉन्च सेंटर को कहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, स्पार्को और चीन की चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अपने अलग अलग मकासद के लिए यूज़ करते आए हैं और पाकिस्तान ने इस स्पेस पोर्ट की बहुत सी इंफॉर्मेशन आज तक सीक्रेट रखी हैं, यहाँ तक कि इसका बजट और मुलाजमों की तादाद भी। ताहम ये भी अब तक अनक्लियर है कि इस सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अब तक कोई सैटेलाइट लॉन्च क्यों नहीं किया गया। स्पार्को का प्लान था कि 1997 के इलेक्शन के बाद रशिया या चाइना की मदद से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाए, लेकिन 1998 में पाकिस्तान ने एटमी तजर्बात किए जिसकी वजह से पाकिस्तान पर बहुत सी पाबंदियां लग गईं। सो ऐसी सूरत हाल में स्पार्को इस सैटेलाइट को लॉन्च करने की हालत में नहीं थी और ये प्रोग्राम खटाई में पड़ गया। दूसरी तरफ इस प्रोग्राम के डिले होने पर पाकिस्तान की साइंटिफिक कम्युनिटी में भी तशवीश बढ़ गई और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी सारी तवज्जो शाहीन 3 और गौरी 3 प्रोग्राम्स पर मरकूज की हुई थी। 2001 में सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अप्रोच किया और हुकूमत पाकिस्तान से इजाज़त मांगी कि वो इस सैटेलाइट को टिल्ला लॉन्च सेंटर या सोमयानी लॉन्च कॉम्प्लेक्स से लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त के चीफ ऑफ मार्शल लॉ परवेज़ मुशर्रफ ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की इस रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया। 2001 में ही पाकिस्तान एकेडमी ऑफ साइंस ने फिज़िक्स और मैथ कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें पूरे पाकिस्तान से साइंटिस्ट को इनवाइट किया गया
और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने कहा कि पाकिस्तान के पास एक मजबूत न्यूक्लियर इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है और यही सिस्टम जियो स्टेशनरी ऑर्बिटिंग सैटेलाइट भी लॉन्च कर सकता है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने कहा कि ये मिसाइल सिस्टम हाइड्रोजन बॉम्ब्स और एटॉमिक बॉम्ब्स ले जाने की बजाय 70 kg का सैटेलाइट सिस्टम भी ले जा सकता है और इसे लॉन्च कर सकता है। इस डिस्कशन में हिस्सा लेते हुए एस्ट्रोफिजिसिस्ट शाहिद खुर्शीद ने कहा कि IRBM वाकई एक मजबूत और इफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सिस्टम पर मुश्तमिल है और SLV यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी यही टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। इसी मुबाहिसे में हिस्सा लेते हुए न्यूक्लियर फिजिसिस्ट परवेज़ हुदबाई ने कहा कि अगर हम यानी पाकिस्तान 1500 किलोमीटर रेंज तक मिसाइल लॉन्च कर सकता है तो फिर SLV यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्यों नहीं बना सकता जो कि लो एटमॉस्फेयर पर सैटेलाइट लॉन्च कर सके। गाइस, साइंसदानों के इस मुबाहिसे से साबित होता है कि पाकिस्तान के लिए खुद से सैटेलाइट लॉन्च करना कोई बड़ी डील नहीं है और अगर पाकिस्तान IRBM से सैटेलाइट को लॉन्च नहीं करना चाहता तो पाकिस्तान को सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए सिर्फ SLV की ज़रूरत है, जबकि सैटेलाइट लॉन्च सेंटर पहले से ही मौजूद है जो कि मिसाइल टेस्ट के लिए भी यूज़ किया जाता है। सो खुद से सैटेलाइट लॉन्च ना करने की बड़ी वजह सिर्फ यही हो सकती है कि हमारी हुकूमतों को इस काम में दिलचस्पी नहीं है और एज अ नेशन हमारे भी इन कामों में दिलचस्पी नहीं है। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान की सिर्फ 3 सैटेलाइट परवाज़ कर रही हैं, जबकि हमारे हमसाए इंडिया की 50 के करीब मुख्तलिफ सैटेलाइट्स परवाज़ कर रही हैं और बात सारी तरजीहात की है और हमारी तरजीहात में साइंस एंड टेक्नोलॉजी शामिल नहीं है। और जब आपने सालों बाद 1 या 2 सैटेलाइट लॉन्च करने हैं तो यकीनन आप SLV बनाने की बजाय सस्ते रेट्स पर दूसरे मुल्कों के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स यूज़ करेंगे। तो साइंटिफिक सोसाइटी की तरफ से काफ़ी तनकीद के बाद स्पार्को ने रशियन फेडरल स्पेस से पॉसिबल लो रेट्स पर सैटेलाइट लॉन्च करने की बात की और रशिया ने पाकिस्तान के साथ माजी के ख़राब ताल्लुकात के बावजूद हाथ आगे बढ़ाया और लो रेट्स पर सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए मान गया। इस एग्रीमेंट के बाद PAF की एयरफोर्स स्ट्रेटेजिक कमांड ने C-130 त्यारे के ज़रिए ये सैटेलाइट कज़ाकिस्तान पहुंचाई। अब आप सोच रहे होंगे कि मुआहिदा रूस से हुआ है और सैटेलाइट कज़ाकिस्तान क्यों ले जाई गई, तो जान लें कि कज़ाकिस्तान का बेकनूर स्पेस पोर्ट 2050 तक रशिया ने लीज़ पर लिया हुआ है। ये स्पेस पोर्ट बेसिकली सोवियत यूनियन ने ही बनाया था और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद ये स्पेस पोर्ट कज़ाकिस्तान के हिस्से में चला गया, लेकिन ये स्पेस पोर्ट रूस के लिए बहुत अहम था, इसलिए इसे लीज पर ले लिया गया। तो बदर भी सैटेलाइट को बेकनूर कॉस्मोड्रोम ले जाया गया, जहां इसे रूस के जेनिट 2 रॉकेट पर इंस्टॉल किया गया। इसी रॉकेट पर रूस का अपना सैटेलाइट मेटियोर 3M भी माउंट किया गया। सो इस तरह 10 दिसंबर 2001 9:15 पर यह सैटेलाइट लॉन्च हुआ। बदर भी सैटेलाइट से साइंटिस्ट को अचीवमेंट्स भी हासिल हुई, जैसा कि CCD सेंसर्स को यूज़ करते हुए अर्थ इमेजिंग टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करने में मदद मिली। सोलर फ्लेयर कैसे ज़मीन के इन्वायरमेंट पर असरअंदाज होती हैं इसको समझा गया। इसके अलावा अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को स्टडी किया गया। ओवरऑल बदर बी ने एस्ट्रोफिज़िक्स और एस्ट्रोपार्टिकल फ़िज़िक्स पर रिसर्च करके साइंटिफिक कम्युनिटी को इनकरेज किया कि वो अपनी रिसर्च पीसफुल यूजेस के लिए जारी रखें। ताहम ये कामयाबियां सिर्फ 4 साल तक जारी रहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना ऑर्बिटल स्लॉट खो दिया था। ऑर्बिटल स्लॉट के बारे में बता दें कि ये पार्किंग स्पॉट्स होती हैं जो कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन अलॉट करती है। सादा अल्फाज में ये कि अगर आपने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में अपनी सैटेलाइट भेजनी है तो आपको इस सैटेलाइट के लिए पहले स्पेस पार्किंग की जगह लेनी पड़ेगी, जो कि बहुत लिमिटेड है। जिस तरह ज़मीन के बहुत से इश्यूज़ हैं, इसी तरह स्पेस के बहुत से इश्यूज़ हैं जिनमें ऑर्बिटल स्लॉट का इशू नुमाया है। चले मैं आपको और गहराई से समझाता हूँ। दोस्तों, जो टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं वो ज़्यादातर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या मदार में पार्कड होती हैं, क्योंकि इस ऑर्बिट की स्पीड सैटेलाइट को आसमान पर
फिक्स्ड पोजीशन में रखती हैं। अब मसला ये है कि इस ऑर्बिट में 1800 सैटेलाइट पार्क की जा सकती हैं और अगस्त 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक 2787 कम्युनिकेशन सैटेलाइट अर्थ ऑर्बिट में गर्दिश कर रही हैं, जिनमें ज़्यादातर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में मौजूद हैं। इस ऑर्बिट में सैटेलाइट को पार्किंग मिलना मुश्किल होता है और आपको ये भी बता दें कि इस ऑर्बिट में हर सैटेलाइट का दरमियानी फासला तकरीबन 1000 किलोमीटर है ताकि इंटरफेरेंस और सैटेलाइट के आपस के टकराव से बचा जा सके। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में इन मसाइल को देखने के लिए इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन बनाई गई, जो कि ऑर्बिटल स्लॉट मुहैया करती है। याद रहे, कई ममालिक की सैटेलाइट्स वेटिंग लिस्ट में पड़ी हैं कि कब उन्हें ऑर्बिटल स्लॉट मिलेगा और कई ममालिक के दरमियान ऑर्बिटल स्लॉट की वजह से तनाज़े भी हो चुके हैं। कानून के मुताबिक ये ऑर्बिटल स्लॉट फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलते हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन ये पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर होता है और अगर आपके ब्लॉक्स में या मार्केट में कोई दूसरा प्लेयर आ गया है तो वो ऑर्बिटल स्लॉट बैग भी कर सकता है, बाय भी कर सकता है और लीज पर भी ले सकता है। यानी ITU ये ऑर्बिटल स्लॉट्स पैसों के इवज़ भी बेचती रही है, जो कि कानून के ख़िलाफ़ है। तो स्पार्को ने अपना ऑर्बिटल स्लॉट उस वक्त कैसे खो दिया, ये स्पार्को ही बेहतर जानती है। अभी के लिए आप ये जान लें कि स्पार्को स्पेस प्रोग्राम 2040 पर काम कर रही है, जिसके तहत स्पार्को 2040 तक 5 जियो सैटेलाइट और 6 लियो सैटेलाइट यानी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट लॉन्च करेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं मिलता हूँ एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।